एडिटोरियल, एक हिंदू का और एक एक्सप्रेस का 25 अगस्त के। हिंदू का एडिटोरियल है, स्मार्ट ग्लासेस हाईलाइट गैप्स इन प्रिवेसी लॉज। स्मार्ट ग्लासेस कैसे? जैसे कि अभी आपने देखा होगा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुए थे, तो कई पुलिस वालों ने मेटा के स्मार्ट ग्लासेस पहने हुए थे। एंड ऐसे भी न्यूज़ आई कि कई लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, बेसिकली मेट्रो में पहन के इसको चल रहे हैं। एंड कोई लड़की वगैरह बैठी हुई है सीट पे एंड आप साथ में खड़े हुए हो, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा एंड यू कैन डू द रिकॉर्डिंग वगैरह। तो इससे काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ हो रहे हैं, अलग अलग सिचुएशंस में लोग डिस्क्रीटली चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो छोटा सा यहाँ पे कैमरा होता है साइड में, ठीक है, उससे रिकॉर्ड कर लेते हैं। और महज 25-30 हज़ार से शुरू हो जाता है ये। और अगर 1.25 लाख खर्च करोगे तो डिस्प्ले भी आ जाएगा, फिर आप चीज़ों को देख भी सकते हो उसके थ्रू, कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह वो भी देख सकते हो। अगर सिंपल चाहिए तो 30-40 हज़ार में आ जाता है। तो ऑब्वियसली इसके फ़ायदे भी हैं बट नुकसान भी हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर ये एडिटोरियल है कि जो एआई पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस हैं, जैसे कि मेटा ने लॉन्च करे हैं, वो लगते नॉर्मल स्पेक्स की तरह से हैं, आपको लगेगा नहीं कुछ स्पेशल है, लेकिन वो सर्वेलेंस के काफ़ी काम आ रहे हैं लोगों के। उसमें कुछ सिक्योरिटी फीचर्स कंपनी ने दे रखे हैं कि जब भी रिकॉर्डिंग होगी तो या फोटो खींचेगी तो शटर की आवाज़ आएगी, एलईडी लाइट जलेगी। बट उन चीज़ों को ईजिली बाईपास कर सकते हो, जैसे एलईडी लाइट के ऊपर एक स्टिकर लगा दो, ठीक है ना, काले रंग का। तो इससे क्या होगा, मतलब बेसिकली विमेन के खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं, वो और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इसमें दिया हुआ कि हमारा जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, वो इसके लिए काफ़ी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो एक्ट है ये बेसिकली इस चीज़ के लिए है कि जैसे मान लो कोई कंपनी है, अमेज़न है, उसने आपका डेटा इकट्ठा किया, आपका डेटा उसके पास है, तो वो आपके डेटा का मिसयूज़ ना करे, उन चीज़ों के लिए आपके कंसेंट से आपका डेटा यूज़ करे। अगर एडवर्टाइज़र्स के साथ शेयर किया जा रहा है तो आपके कंसेंट की ज़रूरत है, वो उन चीज़ों में होता है। पब्लिक स्पेस में पब्लिकली अवेलेबल डेटा को एक्सेस किया जा रहा है, उसके उसको ये लॉ ठीक से टैकल नहीं कर पाता है। पब्लिकली आप किसी की फ़ोटो खींच रहे हो, ठीक है ना, वहाँ पे तो आप कैसे कंसेंट लोगे? तो वहां पे आपके पास एक जजमेंट तो है, पुट्टास्वामी जजमेंट है कि प्रिवेसी इज योर राइट, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे जजमेंट को? वो तो सिर्फ कागज पे लिखा हुआ है। तो ये एक्ट काफी नहीं है। मेटा ग्लासेस जैसी चीजों से, टेक्नोलॉजी से जो रिस्क पैदा हो रहे हैं प्रिवेसी वायलेशन के, उनको टैकल करने के लिए ये लॉ काफी नहीं है। ठीक है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है कि आप टेक्नोलॉजी को बैन कर दो? नहीं। अब यार इलेक्शन होते हैं देश में, तो इलेक्शन के दौरान लोग गाली गलौज करते हैं, करप्शन करते हैं, तो सोल्यूशन क्या है? इलेक्शन ही मत करो ना। ये तो समझा रही है सरकार आपको, वन नेशन वन इलेक्शन, इलेक्शन ही मत करो, राइट? तो टेक्नोलॉजी दिक्कत दे रही है, टेक्नोलॉजी बैन कर दो। कितना बढ़िया सोल्यूशन है। ऐसा सोल्यूशन नहीं होता ना। आपने अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करना पड़ेगा। मिस यूज है, इलेक्शन बुरे नहीं है, इलेक्शन को जिन लोगों ने बुरा बनाया है, आप उन लोगों के खिलाफ एक्शन लोगे। टीएन सेशन ने भी एक्शन लिया था ना। अभी वो मुंडे जी हैं महाराष्ट्र में, एफडीए के कमिश्नर, वो भी एक्शन ले रहे हैं ना। एक्शन लो तो सही, कोशिश तो करो। बाकी देश भी तो इन प्रॉब्लम से सुलझ लेते हैं ना। तो हर चीज में अरे यार ऐसे ही चलता चल रहा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जो भी टेक्नोलॉजी से इश्यूज आ रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे, उसके लिए सिटीजन्स इन्फॉर्म्ड होने चाहिए एंड रेगुलेशंस भी कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व होते रहने चाहिए। ठीक है। अब इसका किस तरह से करोगे? क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि टेक्नोलॉजी रेगुलेशन, अच्छा इसका ना जो मैं मेटा ग्लासेस आपको बता रहा था, इसकी एक थोड़ी फेक न्यूज टाइप में भी आई थी कि जैसे लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, मान लो मेट्रो में या कहीं पे किसी भी में की, तो उसमें एक ट्रिक दी गई, कई जगह पे इंस्टाग्राम पे देखा कि ट्रिक है कि अगर आपको लग रहा है कोई आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो आप फटाफट यूट्यूब खोल के ना डिज्नी के सॉन्ग्स चलाने शुरू कर दो लाउड स्पीकर पे। उससे क्या होगा कि वो जो मेटा के ग्लासेस हैं, वो एकदम से डिटेक्ट कर लेंगे कि ये कोई कॉपीराइट म्यूजिक चल रहा है एंड वो रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे। ऐसा कहा गया था कुछ न्यूज आर्टिकल्स में, जबकि वो गलत है, ऐसा नहीं है। जब वो बंदा आपकी रिकॉर्डिंग कर लेगा, मान लो आपने डिज्नी का सॉन्ग चला भी लिया, कोई भी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड आपने सॉन्ग चलाया, उसके मेटा ग्लासेस में रिकॉर्ड भी हो गया, तो ऑब्वियसली उसके बाद वो उस वीडियो का मिसयूज जब करेगा, तो ऑडियो तो हटा देगा ना वो बंदा। अगर मान लो यूट्यूब पे डाले आपकी वीडियो या कहीं पे भी डालता है फोटो वीडियो, तो ऑब्वियसली म्यूजिक तो हटा ही देगा ना वो। तो कोई मेटा का ग्लासेस रुक थोड़ी ना जाएगा रिकॉर्डिंग करने से। तो ये भी, मतलब ये एआई ने मुझे बताया है कि ये ट्रिक काम नहीं करती है, ऐसा एआई ने मुझे बताया, बाकी मुझे पता नहीं। ठीक है। आ, हाँ, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि टेक्नोलॉजी रेगुलेशन का मतलब ये नहीं होता कि टेक्नोलॉजी को बैन कर दो। रादर ये होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी से आने वाले जो रिस्क हैं, आपने रिस्क को मैनेज करना है। सोचो जब सबसे पहले मोबाइल में कैमरास आए होंगे, तो लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाई होंगी, हुई भी थी, मुझे तो ध्यान है, एटलीस्ट आप लोग शायद बच्चे रहे होंगे उस टाइम।
कि लोग मोबाइल तो लेके चले जाते हैं कई जगहों पे एंड चुपके से फोटो ले लेते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि पहले तो बड़े बड़े कैमराज आते थे, कैमरे से पता चल जाता था कौन बंदा फोटो ले रहा है, अब तो पता ही नहीं चलता कौन बंदा फोटो ले रहा है। तो कई लोगों ने कहा था भी मोबाइल्स में कैमरा नहीं होने चाहिए, लेकिन नाउ इट इज वेरी नॉर्मल। ठीक है। तो उसी तरह से जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अब अगर चश्मे में कैमरा आ रहा है तो आप उसको बैन नहीं कर सकते। बस अगर कोई वायलेशन का आपको दिखता है कि वो बंदा उस चीज को वायलेट कर रहा है, लॉज को कुछ मिसयूज कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ सख्त एक्शन लो, ताकि लोग समझ जाए कि हाँ भाई हमें ऐसा नहीं करना। आज अगर कोई मोबाइल से गलत काम करता है, गलत चीज रिकॉर्ड करता है, तो आप एक्शन लो उसके खिलाफ, तो बाकी लोग फिर डरेंगे थोड़ा सा। सिंपल यही है इस चीज का। तो मैनेजिंग रिस्क, ग्रेडेड रेगुलेशन। रेगुलेशन अगर नॉन रिस्की टेक्नोलॉजी है तो कम रेगुलेशन होनी चाहिए, सॉफ्ट रेगुलेशन होने चाहिए। अगर ज्यादा रिस्की टेक्नोलॉजी है जैसे कि डीप फेक्स, तो उसके लिए रेगुलेशन ज्यादा होने चाहिए। राइट। तो जैसे कि यूरोपियन यूनियन का जो एआई एक्ट है, वो एआई को हाई रिस्क और लो रिस्क में क्लासिफाई करता है। हाई रिस्क अगर एआई टेक्नोलॉजी है तो उसके लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होंगे। एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी। दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन सा है? मस्क, इलॉन मस्क। ठीक है। कुछ साल पहले उसने कहा था कि जो ट्विटर है ना, ट्विटर का एल्गोरिथम बायस्ड है, वो लेफ्ट विंग को प्रमोट करता है, राइट विंग को दबाता है। ऐसा उन्होंने कहा था, और उन्होंने कहा कि दुनिया के हित में मैं ट्विटर के ऊपर फोर्सफुल टेक ओवर कर रहा हूं उसको। तो उसने जबरदस्ती ट्विटर को खरीद लिया इलॉन मस्क ने। एंड अब आप नेट पर सर्च कर सकते हो, बतेरे ऐसे साफ साफ दिख रहा है कि उसका जो ग्रॉक एआई मॉडल है और जो ट्विटर है, वो टोटली राइट विंग बेस्ड बन गया है। ठीक है ना। तो उसने कहा कि मैं इंसाफ दिलाऊंगा, पहले ना इंसाफी नहीं हो रही थी, लेकिन इंसाफ दिलाऊंगा, इस चक्कर में वो आज खुलेआम ना इंसाफी कर रहा है। कैसे कर पा रहा है? एल्गोरिथम में चेंज करके। राइट। आप जब भी फेसबुक खोलते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, तो आपको जो न्यूज आर्टिकल्स मिलते हैं, राइट, वो आपके लिए टेलर मेड होते हैं। वो एआई समझ जाता है कि आपको किस तरह के न्यूज आर्टिकल्स पढ़ने पसंद है, वो एक ही तरह की न्यूज आपको बार बार देता रहता है, एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो एल्गोरिथम का मिसयूज करके ये कंपनीज कुछ भी करवा सकती हैं। तो कहीं ये एल्गोरिथम का मिसयूज तो नहीं कर रही, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। सैंडबॉक्स टेस्टिंग। ये सैंडबॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको पब्लिक के लिए रिलीज नहीं किया जाता है, पहले एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसको टेस्ट किया जाता है, उससे आने वाली क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं उनको टेस्ट किया जाता है, सुलझाया जाता है, उसके बाद उस चीज़ को पब्लिक किया जाता है। तो जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसके लिए सारे काम करने चाहिए। तो जब भी कोई सैंडबॉक्स टेस्टिंग चल रही है किसी टेक्नोलॉजी पे, तो आप देखते रहो, गवर्नमेंट को देखते रहना चाहिए कि क्या क्या नई टेक्नोलॉजी लोग यूज कर रहे हैं, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी पब्लिक के लिए आने वाली है, एंड अकॉर्डिंगली अपने रेगुलेशन वगैरह तैयार रखने चाहिए। वियरेबल्स, अब हम बात कर रहे हैं वियरेबल्स की। वियरेबल में आप दो चीजों के बारे में सोचो तो आपको पॉइंट बन जाएंगे। एक तो सोचो मेटा के ग्लासेस, जो मैंने का एग्जांपल दिया, मैंने मेटा के ग्लासेस। एंड दूसरा हो गया जो आपकी वियरेबल स्मार्ट वॉच होती है, जो आप अपने हाथ में पहनते हो। तो आपका हेल्थ कंपनी क्या कर रही है, वो आपके मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करवा लेती हैं अपनी, एंड ये कहती है आप स्मार्ट वॉच वगैरह पहन के रखो। तो उससे क्या होगा, आप कितने कदम चलोगे रोज, अगर मान लो आप रोज 10,000 कदम चल रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर जब आपका इंश्योरेंस मेडिक्लेम का प्रीमियम रिन्यू होगा, तो आपको उसमें अच्छी खासी रिबेट मिल जाएगी। इंश्योरेंस कंपनी आपको रिबेट क्यों दे रही है, डिस्काउंट क्यों दे रही है? वो इसलिए दे रही है कि अगर ये बंदा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाता है, रोज इतने कदम चलता है, तो इसके बीमार पड़ने के चांसेस कम रहेंगे। इसको हार्ट अटैक आ जाए, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, उन चीज़ों के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी तो यही चाहती है कि हम लोगों से प्रीमियम, देखो, हेल्थ इंश्योरेंस हर बंदा कराएगा, कोई ये नहीं कहेगा मैं एक्सरसाइज करता हूं मैं हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराऊंगा, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस हर बंदा कराएगा कराएगा। लेकिन बीमार कितने लोग पड़ेंगे, वो फर्क पड़ेगा कि इंश्योरेंस कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो इंश्योरेंस कंपनी का फायदा इसी चीज में है कि बीमार ना पड़ो। राइट। तो लेकिन अब उस चीज की एवज में वो कंपनीज आपका बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर रही हैं कि आप कितने बजे सोते हो, कितनी देर सोते हो, कहां पे जाते हो, क्या करते हो, आपको बहुत सारा डेटा मिलता है उनको। उससे वो फिर एडवर्टाइजर्स को देती हैं, उनसे पैसे ले लेती हैं, एंड एडवर्टाइजर्स आपको ऐड देते रहते हैं मोबाइल में, जो आपके ऐड वगैरह आते हैं। तो ये डेटा प्रिवेसी का एक तरह से वायलेशन है। एंड दूसरा स्मार्ट ग्लासेस। ठीक है। अच्छा, एक लेटेस्ट इसमें क्या डेवलपमेंट हुई है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। ईयू का जो एआई एक्ट है ना, वो ये कहता है कि एआई कंटेंट की ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए। मान लो आज आपने किसी भी ऑनलाइन एआई मॉडल से कोई इमेज जनरेट करवा ली, इमेज वीडियो बनवा लिया अपने एआई से, अगर सरकार को लगा कि इसमें कुछ मतलब कुछ वायलेशन वगैरह हुआ है, तो सरकार ट्रेस कर सकती है कि ये फोटो किसने बनवाई थी। पब्लिक डोमेन में आ गई, आपने व्हाट्सएप पे भेज दी लोगों को हर जगह। राइट। अब सरकार को लगा भी ये तो गलत है, तो सरकार ये ट्रेस करवा सकती है कि एक्चुअल इसको बनवाया किसने था एआई से, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा हिडन कंटेंट होता है। एंड अभी जो क्लॉड है, क्लॉड है ना, तो क्लॉड ने तो ये चीज अपने टेक्स्ट मॉडल में ले आया है। टेक्स्ट मॉडल में वो कैसे, जैसे मान लो सपोज करो
कि मैं ये सारा जो आंसर है मान लो मैं एआई से जनरेट करवा लूँ, ठीक है? तो यहाँ पे तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये आंसर एआई से जनरेट हुआ है। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं, कि ये वर्ड्स किस फॉर्म में आ रहे हैं, किस तरह से मतलब इनका क्या सीक्वेंस वगैरह बन रहा है, वो उसके डेटाबेस में स्टोर हो रहा है सारा। तो कल को सरकार पता लगवा सकती है क्लाउड की मदद से कि ये आंसर किसने जनरेट करवाया था। हाँ जी, अक्षय बंसल ने जनरेट करवाया था। क्योंकि ये तो अच्छी चीज, अच्छा यूज है, कोई इसका मिसयूज भी तो कर सकता है कुछ उल्टा सीधा लिखवाने के लिए, राइट? तो ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए। तो ट्रेसेबिलिटी के भी फायदे हैं, नुकसान है, दोनों ही बातें हैं। बट एटलीस्ट ट्रेसेबिलिटी होनी तो चाहिए, ये बात तो पक्की है। उसका अगर कोई सरकार मिसयूज कर रही है तो वो अगला स्टेप आएगा। फ्रेमवर्क से दो तीन नाम लिख दिया करो, जब भी कोई एआई का क्वेश्चन है ना, तो लिख दो कि नीति आयोग ने रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल फ्रेमवर्क दिया है और आरबीआई ने फ्री एआई फ्रेमवर्क दिया है एथिकल एआई के लिए। खत्म, सिंपल, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा कोई। कंक्लूजन में, टेक्नोलॉजी समस्या नहीं है, उसका मिसयूज है। जैसे कहा ना कि इलेक्शन समस्या नहीं है, सरकार कह रही है इलेक्शन से बड़े नुकसान होते हैं हमारे देश को। बात मानो, इलेक्शंस गलत हैं, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन कराओ, ताकि सिर्फ एक ही सरकार रहे, एक ही कंपनी रहे, एक ही अंदानी जो भी है, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी को बैन मत करो। अगर आप बैन कर भी दोगे तो बाकी कंपनीज, बाकी कंट्रीज तो डेवलप करती रहेंगी। अल्टीमेटली इंडिया में भी वो टेक्नोलॉजी आएगी आएगी, राइट? एंड रेगुलेशंस को एजाइल रखो, यानी कि फ्लेक्सिबल रखो। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे आप उस पर नजर रखो कि इसके क्या क्या मिसयूज हो सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली अपने रेगुलेशंस मॉडिफाई करते रहो। इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है वो, ये आजकल ना एडिटोरियल काफी मतलब मजेदार नहीं आ रहे, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हो। ये वाला मजेदार है। ये तो डायरेक्टली बिल्कुल ही जीएस पेपर 2 के ऊपर आधारित है कि ऑपोजिशन का क्या रोल होता है। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन है एंड 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ रिकॉग्नाइज करता है, आपका जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ठीक है? जेल। अब ये जेल में क्या होता है, इंडिया इंडिया एज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव पे डिपेंडेंट है। देखो 1947 में जब अंग्रेज गए थे तो हम एक सिंपल सा काम कर सकते थे कि भी अब ये देश से अंग्रेज चले गए हैं तो हम हर 5 साल में इलेक्शन कराएंगे, जिसकी सरकार बनेगी वो राज करेगी, लोग को काम पसंद आए तो 5 साल बाद दोबारा उसको इलेक्ट करेंगे, वरना किसी और को कर लेंगे। कितनी सिंपल सी चीज थी, लेकिन हमने ऐसा किया ही नहीं। हमने कहा हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए लंबा चौड़ा, हमें जुडिशरी चाहिए, उसके ये सारे रूल्स रहेंगे, ये इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, इसके ये कानून रहेंगे, एग्जीक्यूटिव रहेगा, लेजिस्लेचर रहेगा, उसके ये नियम है, वो नियम है, दुनिया भर की चीजें लिख दी हमने। तो सब लोग कहते हैं क्यों हो रहा है यार ये सब, एक इलेक्शन कराओ काम खत्म। ये तो सरकार बताती है आपको, बट ये तो दिक्कत है। इलेक्शन कराओ काम खत्म, ये प्रिंसिपल क्या पिछले 100-200 सालों में ही आया है धरती पे? नहीं, ये तो हजारों सालों से है। लेकिन हजारों सालों से इतने स्टेबल एम्पायर्स नहीं चल पाए थे। क्यों? क्योंकि सरकार के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी। जिसकी इलेक्शन हुआ, कहा कहते हैं ना डेमोक्रेसी मींस tyranny ऑफ द मेजोरिटी, तो जिसकी मेजोरिटी हो गई वो पूरा तहस नहस कर देता था देश को, मेजोरिटी मेजोरिटी के नाम पे। तो वो चीज ना हो, इसीलिए इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेचर पे डिपेंडेंट किया जाता है एग्जीक्यूटिव को, ठीक है ना? तो इसलिए सारी कहानी बनती है। अब यहाँ पे इसलिए मतलब आपको कंसेप्ट क्यों समझाया कि पार्लियामेंट की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी इंपॉर्टेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब है लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे अपनी लिमिटेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने सरकार चुन ली, सरकार जो मर्जी करे। आपको पता होगा कि यूके है, यूके का एग्जांपल दिया जाता है कि यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं कोई। लेकिन अब वहां पे जो नए प्रधानमंत्री बने उन्होंने भी कहा कि हाँ शायद अब टाइम आ गया है कि यूके को भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, ठीक है? कंसेप्ट समझ गए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव इज डिपेंडेंट ऑन द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से बनेगा, डिपेंडेंट का मतलब ये हुआ, रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये हुआ कि जैसा लेजिस्लेचर कहेगा वैसा ही एग्जीक्यूटिव को एक्ट करना पड़ेगा। काइंड ऑफ लेजिस्लेचर इज अ बॉस, पार्लियामेंट इज अ बॉस ऑफ द गवर्नमेंट, काइंड ऑफ, ठीक है? अच्छा, अब क्योंकि हमारे पार्लियामेंट से ही लेजिस्लेचर बनता, वो बनता है, पार्लियामेंट से ही एग्जीक्यूटिव बनता है, सरकार बनती है, तो यानी कि पार्लियामेंट में जिसकी मेजोरिटी है, पार्लियामेंट में जिसकी मेजोरिटी है उसी की सरकार बनेगी, उसी का एग्जीक्यूटिव बनेगा। तो फिर पार्लियामेंट कंट्रोल कैसे कर सकती है एग्जीक्यूटिव को? हाउ कैन द एग्जीक्यूटिव बी रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट अगर दोनों जगह एक ही पॉलिटिकल पार्टी का दबदबा है? भाई पार्लियामेंट में जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी बनी, जो कंट्रोल कर रही है पार्लियामेंट को, वही तो सरकार बना रही है। तो दोनों तो एक ही पार्टी कंट्रोल कर रही है। तो फिर आप एग्जीक्यूटिव, तो फिर रिस्पॉन्सिबिल कैसे कह सकते हो कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट? कैसे कहोगे फिर वो? तो वो जो फर्क पड़ रहा है वो फर्क पड़ रहा है ऑपोजिशन से। अगर ये पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में जो थोड़ी सी ऑपोजिशन है ना,
ये दिस ऑपोजिशन डिस्टिंग्विशेस द पार्लियामेंट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, अदरवाइज दे आर बोथ द सेम थिंग। समझ गए? इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर वन एंड द सेम थिंग, आर डी फैक्टो द सेम एंटिटी एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। अगर आप ऑपोजिशन का पत्ता साफ कर दोगे तो पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव एग्जैक्टली द सेम चीज, एग्जैक्टली सेम चीज होगी। ठीक है, तो ये तो आपको बैकग्राउंड बता दिया मैंने। अब इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, शेड्यूल में दिया हुआ है कि कोर इशू ये है कि हमारे पार्लियामेंट जो है वो अपना मेन पर्पस जो अभी आपको समझाया मैंने, वो ये पर्पस भूल रही है, जो होता है होल्डिंग द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। उसके लिए आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एग्जीक्यूटिव अब बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गया है, किसी भी चीज में हो, राइट। पार्लियामेंट सिर्फ एक रबर स्टाम्प बन के रह गई। जैसे सरकार ने फैसला ले लिया, कैबिनेट में जैसा फैसला ले लिया, वो कानून पास होगा ही होगा, वैसे ही होगा पार्लियामेंट के अंदर, राइट। एंड जब भी कोई ऑपोजिशन आवाज उठाता है तो ये तो न्यूसेंस है यार, ऑपोजिशन ना देश को चलने नहीं दे रहा, एक ये धारणा बना दी जाती है। डेथ ऑफ रियल डिबेट। अभी आपको आगे बताऊंगा मैं कि सबसे ज्यादा वोट किसको मिलते हैं इंडिया में, मोदी जी को। एक बार गूगल से पूछना, गूगल को मैंने पैसे नहीं दिए, गूगल से पूछना कि ज्यादा वोट किसको मिले, ऑपोजिशन को या फिर मोदी जी को। ठीक है, ज्यादा वोट ऑब्वियसली अपोजिशन को मिले हैं यार। डेथ ऑफ अ रियल डिबेट। लीडर्स अब स्पीच कैसे देते हैं ताकि उनकी रील वायरल हो जाए सोशल मीडिया पे। राघव चड्डा जी थे, अभी भी हैं खैर, पता नहीं है नहीं है, जो भी है। तो उन्होंने बड़े बड़े भाषण दिए थे आज से कुछ महीने पहले पार्लियामेंट में खड़े होके, रील वायरल हो गई, बीजेपी ज्वाइन कर ली, चुप हो गए, खत्म। ठीक है, तो उन्होंने वो भाषण क्यों दिए थे? ताकि वो एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहराना चाहते थे? नहीं, जस्ट बिकॉज वो सोशल मीडिया में वायरलिटी चाहते थे, अपनी इमेज बढ़ाना चाहते थे, उसके बाद उनको पार्टी स्विच करनी थी। ठीक है, लॉस ऑफ ट्रेडिशंस। सही किया गलत किया मुझे नहीं पता, लेकिन पर्पस क्या बन रहा है ऑपोजिशन का? ऑपोजिशन वाले कई बार इसलिए स्पीच देते हैं कि वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए एंड ओपोनेंट्स को एक एनिमी की तरह माना जाता है। पहले क्या होता था, जैसे 1947 50s में क्या होता था कि नेहरू ने ऑपोजिशन वालों को भी अपने कैबिनेट में रख लिया था, क्योंकि उस समय वो गांधी जी ने कहा था ना, हेट द इवल नॉट द इवल डूअर। आप आइडियाज पे बहस करो ना, आइडियाज पे बहस करो, बंदों पे बहस क्यों कर रहे हो, एक दूसरे को गाली गलौज क्यों दे रहे हो? एक पहले एमपी थे बिदूरी जी, शायद दिल्ली के एमपी रहे हैं वो, उन्होंने खूब पार्लियामेंट में खड़े होकर गालियां दी हैं भर भर के। ठीक है ना, उनसे तो किसी ने माफी नहीं मंगवाई, वो तो 15 साल के भी नहीं थे। लॉस ऑफ ट्रेडिशंस। कई कन्वेंशंस होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनको टोटली इग्नोर किया जा रहा है, राइट। कन्वेंशन तो छोड़ो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसी को इग्नोर किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि जितना जल्दी हो सके एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर आपने नियुक्त करना है, जितना जल्दी हो सके। डिप्टी स्पीकर गायब है, 10 साल हो गए, 12 नहीं कितने साल हो गए, कई साल हो गए, मैं शायद 2019 से नहीं है, उससे पहले से भी नहीं है शायद। ठीक है ना, तो काफी टाइम से पार्लियामेंट के अंदर डिप्टी स्पीकर है ही नहीं। क्यों नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है, कोई ऑप्शन थोड़ी ना है, बनाना बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ। बिल्कुल एक ही आर्टिकल में स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों दिए हुए हैं, तो या तो स्पीकर ही मत बनाओ फिर आप, तो क्यों नहीं बना रहे हो डिप्टी स्पीकर? तो कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया जा रहा तो बहुत दूर की बात है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो नहीं कर रहे हो एंड एवरीवन इज सिंपली क्वाइट, सब लोग बिल्कुल चुप हैं। आज की न्यूज है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, राम रहीम को, जो कॉन्विक्टेड रेपिस्ट है, प्रूव हो गया बंदा रेपिस्ट है, बच्चियों का रेप किया उस बंदे ने, उसको सरकार ने शायद 17th टाइम रिहा कर दिया है 21 दिन के लिए। क्यों दे रहे हो रेपिस्ट को बेल? क्या फायदा हो रहा है तुम्हारा? क्या प्रूफ करना चाहते हो बताओ? और हम लोग चुप हैं। वीक स्क्रूटनी, आई एम रियली सॉरी, मतलब बट क्यों बन रहे हो तुम लोग आईएएस? हैं, सिर्फ एग्जाम ही क्लियर करना है तो यार पढ़ लो रट लो फिर कुछ भी। बिल्स रेगुलरली बाईपास द पार्लियामेंट्री कमिटीज। पार्लियामेंट्री कमिटीज में अभी जो मैंने जीएस2 को मटेरियल दिया था उसमें बताया था कि पहले जो लोकसभा सेशंस वगैरह थे, लोकसभा थी, उनमें काफी ज्यादा बिल्स को पार्लियामेंट्री कमिटीज में भेजा जाता था ताकि उनकी डिटेल्ड स्क्रूटनी हो पाए, डिटेल में उनके ऊपर सोच विचार किया जा सके। लेकिन अब सरकार बहुत ही कम बिल्स को पार्लियामेंट्री कमिटीज में भेज रही है, सेशन शॉर्ट हो रहे हैं एंड प्रॉपर डिस्कशन नहीं हो पाता है, गाली गलौज पे व्यक्तिगत तंज ज्यादा कसे जाते हैं। एक पार्लियामेंट में खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था कि क्या बोलूं यार, छोड़ो। राहुल गांधी जो है वो नेहरू का सरनेम क्यों नहीं यूज करता? राहुल गांधी जो है उसको नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू थे ना उसके, कौन थे, नाना थे, कौन थे, तो उसका सरनेम यूज करना चाहिए भाई। उसका भाई हिंदू ट्रेडिशन में तो दादा का सरनेम यूज करते हैं ना, नाना का थोड़ी ना करते हैं। बड़े मोदी जी पूछ रहे हैं, मतलब ये कोई पार्लियामेंट की जगह है क्या? आपको लग रहा है सर लेक्चर के बीच में क्या बोल रहे हैं? अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो बताओ, बात बताओ, पार्लियामेंट में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री ये सारी बातें बोल रहे हैं फालतू की, वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा देश का?
क्या बातें हो रही है, मतलब पार्लियामेंट के अंदर ये चलती है पार्लियामेंट। तो इलेक्टोरल मेजोरिटी जस्ट आपको मिल गई, इसका ये मतलब नहीं आपको लाइसेंस मिल गया कि आप जो मर्जी करो, उड़दंग मचाओ। बताया था ना 1947 में हमने ये नहीं कहा था कि जिसकी सरकार बन गई वो जो मर्जी करे, 5 साल बाद देखेंगे भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने किसी कंपनी को ठेका दिया है कि भैया तू 5 साल मेरी कंपनी में काम करेगा, 3 साल लेबर सप्लाई करेगा, डज नॉट मीन कि हम 3 साल बाद तेरे से बात करेंगे। अकाउंटेबिलिटी इज अ डेली प्रैक्टिस। ऑन अ डेली बेसिस आप जिसको भी काम दे रहे हैं उससे आप डेली जवाब मांगेंगे, भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, ये बंदा काम क्यों नहीं कर रहा। इलेक्शंस एंड अकाउंटेबिलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। अकाउंटेबिलिटी डेली बेसिस पे होती है, 5 साल बाद जो अकाउंटेबिलिटी मांगी जा रही है उसको इलेक्शन का नाम दे दिया जाता है। एज सिंपल एज दैट। ऑपोजिशन इज द हार्ट ऑफ गवर्नेंस, नॉट अ स्पीड ब्रेकर। ऑपोजिशन कोई रुकावट नहीं है। अब बाकी कंट्रीज को देखो ना, यूके को इतना बढ़िया सक्सेसफुल मॉडल कहा जाता है कि द सन नेवर सैट ऑन द सन नेवर सेट इन द ब्रिटिश किंगडम। ऐसा कुछ था ना कि सूरज कभी डूबता नहीं था ब्रिटिश किंगडम में। क्यों? क्योंकि उसका पूरी दुनिया पे कब्जा था, हर जगह उसकी टेरिटरी फैली हुई थी, छोटे से देश की। वो शुरू से किसी राजा के बेसिस पे नहीं चल रहा था यूके का मॉडल। राजा आज भी है वहां पे, किंग आज भी है वहां पे, लेकिन किंग के बेसिस पे वहां पे राज्य नहीं चल रहा है, रूल्स के हिसाब से चल रहा है। यूके ने क्यों पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया? क्योंकि इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज, यूके वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने रूल बेस्ड गवर्नेंस अपनाई थी। रूल बेस्ड गवर्नेंस इसने अपनाई थी। हमारे इंडिया में क्या होता है, ये राजा अच्छा आया है तो अच्छा प्रशासन देगा, ये राजा बुरा आया है तो बुरा प्रशासन देगा। और हम लोग की आज भी वही मेंटेलिटी है कि हम सरकार पे डिपेंडेंट हैं। यूके बहुत पहले से क्या चल रहा है कि वो सरकार पे, राजा पे किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो रूल्स पे डिपेंडेंट है। वहां पे क्वीन ने फरमान दे दिया कि ठीक है आप इंडिया में आकर ट्रेड कर सकते हैं, बस खत्म। अब वो बंदा अपने आप देखेगा कैसे ट्रेड करनी है, पूरी इंडिपेंडेंस है कंपनी को। बहुत मेजर इशू हो जाए तो क्वीन इंटरफेयर करेगी। ठीक है, तो रूल बेस्ड गवर्नेंस का ये फायदा होता है। कितना सक्सेसफुल मॉडल है यूके का। वहां पे शैडो कैबिनेट बनाई जाती है, ऑपोजिशन को इतनी इज्जत दी जाती है ऑपोजिशन को कि भाई अगर ये सरकार गिर गई तो बिल्कुल नजर रखो सरकार के ऊपर, कल को गिर गई तो यू शुड बी रेडी टू टेक ओवर द गवर्नमेंट। ये मॉडल है उनका। और हम कहते हैं अरे ऑपोजिशन तो भैया रुकावट है। और ये मेंटेलिटी 2014 के बाद बनी है। मैं उससे 10 साल पहले से न्यूज़पेपर पढ़ता आ रहा हूँ, 2002 से ऑन डेली बेसिस। उससे पहले इस तरह की मेंटेलिटी नहीं थी कि ऑपोजिशन जो है वो देश को रोक रही है। अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इज नॉट एन ऑब्स्टिकल बट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर अ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का आप मतलब समझो, आप आम आदमी नहीं हो। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो जहां पे आपने ये शब्द पढ़ लिया, एग्जामिनर को पे इंप्रेशन डालने के लिए, आपका पहला सेंटेंस ये नहीं होना चाहिए। आपका पहला सेंटेंस पता है क्या होना चाहिए? इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वेयर द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। यानी कि आपको आधा क्वेश्चन समझ में आ गया है, एग्जामिनर को ये बात कन्वे हो चुकी है। ठीक है, अब बढ़िया बढ़िया बातें लिख लो उसके अंदर। अ गवर्नमेंट विदाउट ऑपोजिशन इज लाइक अ व्हीकल विदाउट अ ब्रेक। ठीक है, पॉलिटी में इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, एक नया क्वेश्चन में तो ये डायलॉग फिट हो ही जाएगा, तो ऐसी चीजें याद कर लिया करो। ऑपोजिशन प्रिवेंट्स डेमोक्रेसी फ्रॉम बिकमिंग टिरेनी ऑफ द मेजोरिटी। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है? टिरेनी ऑफ द मेजोरिटी। तो वो कौन रोकता है? ऑपोजिशन ही तो रोकता है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन रोकता है आपका, और दूसरा ऑपोजिशन रोकता है। बाकी लोग तो हैं ही, लेकिन लोगों को कई बार बहका दिया जाता है। तो ऑपोजिशन क्यों एसेंशियल है? एनफोर्सेस अकाउंटेबिलिटी, क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, जवाब मांगते हैं, जवाब दीजिए आप। और अगर ज्यादा बड़ी बात हो जाए तो नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, चेक्स मेजोरिटी, ये सही है कि सेंटेंस? नो कॉन्फिडेंस मोशन कंपेल्स द मिनिस्टर्स टू एक्सप्लेन डिसीजन। आई एम नॉट रियली श्योर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ना, कंपेल्स द मिनिस्टर टू एक्सप्लेन डिसीजन, ये तीनों चीजों के लिए है, क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, इन चीजों के लिए है। नो कॉन्फिडेंस मोशन से तो सीधा आप सरकार गिरा दोगे, एंड उसके लिए आपको रीजन देने की जरूरत नहीं होती। राइट, तो आप इसके लिए लिख सकते हो कि क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर कंपेल्स द मिनिस्टर्स टू एक्सप्लेन देयर डिसीजंस। ये आप लिखो, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इस चीज को। ठीक है, चेक्स मेजोरिटी एक्सेस प्रिवेंट्स हेस्टी अनस्क्रूटनाइज्ड लॉ मेकिंग। ठीक है, जैसे कि कमिटीज को अपने को डिसीजन भेजने चाहिए। ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि आज आपने बिल पेश किया एंड अगले दिन ही आपने बिल पास करवा दिया, तो ऑपोजिशन उसको कब स्टडी करेगा? कैसे स्टडी करेगा? उस पर बहस कैसे होगी? तो रबर स्टैम्प बन गई है पार्लियामेंट कि हमने डिसीजन ले लिया, एग्जीक्यूटिव ने डिसीजन ले लिया, पार्लियामेंट से ओके करवाना था। वो कोई सरकारी दफ्तर है जैसे कि पार्लियामेंट, वहां पे भेजो फाइल, कल साइन होके आ जाएगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो बिल्स अगर दिए जाते हैं तो प्रॉपर टाइम दिया जाना चाहिए ऑपोजिशन को पढ़ने के लिए बिल्स को, एंड उसके बाद बहस होनी चाहिए, एंड उसके बाद फिर उसका कानून बनना चाहिए। फाइनेंशियल वॉच टॉक,
जैसे कि सीनियर अपोजिशन मेंबर्स को पब्लिक अकाउंट कमेटी और कई कमिटीज का चेयरमैन बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? उनके मेंबर्स होने जरूरी हैं। क्यों होते हैं? इसीलिए कि ऑपोजिशन को कोई रोल होता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इन क्रूशियल पोस्ट में के सिलेक्शन पैनल में क्यों इंक्लूड किया जाता है? कोई तो रीजन है ना यार, राइट? तो वो बड़ा बच्चों वाली चीज होती है, वो लोगों को बहकाने वाली चीज होती है कि भाई सरकार इसकी बन गई तो अब इसकी मनमानी है, जो मर्जी करेगा भैया, उनकी सरकार है। इसी मेंटेलिटी से हम लोग गुलाम बने थे, एंड वो मेंटेलिटी हमें अभी भी काफी अच्छी लगती है कि हाँ यार ठीक है, इसकी सरकार उसको काम करने दो तुम। शैडो गवर्नमेंट, जैसे कि यूके में होता है, ऐसा होना चाहिए। रिफॉर्म्स क्या चाहिए? जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि कम से कम लोकसभा की 120 सीटिंग एक साल में और राज्यसभा की 100 सीटिंग तो होनी चाहिए। यूके मॉडल क्या है? शैडो कैबिनेट वाला। ठीक है, तो बताओ, जो मैंने आपसे 10 मिनट पहले पूछा था कि सबसे ज्यादा वोट किसको मिले इस बार। देखो, एफपीटीपी सिस्टम इंडिया फॉलो करता है। एफपीटीपी सिस्टम के तहत जो, मतलब सिंपल सी बात है कि पार्लियामेंट के अंदर जिसके सबसे ज्यादा एमपीज हैं वो बंदा जीत गया। लेकिन अगर आप पूछोगे सबसे ज्यादा वोट्स किसको मिले थे, तो वोट्स इस सरकार को नहीं मिले, इससे पिछली सरकार को भी नहीं मिले। हमें लगता है कि इंडिया में कम से कम 50% लोगों ने तो इस सरकार को चुना है। नहीं, 50% ने नहीं चुना। अगर किसी सरकार का 35% वोट शेयर से सरकार बन रही है, इसका ये मतलब हुआ कि मोदी वेव आने के बावजूद, दुनिया भर की पब्लिसिटी और इंस्टीट्यूशन पे कब्जा करने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद 65% लोगों ने आपको नकार दिया है। उसके बाद भी 65% लोग देश के जाके वोट डाल रहे हैं कि भैया ये तो नहीं चाहिए हमें। हम अपने लोकल लीडर को दे देंगे, जिस पार्टी का नाम नहीं है नेशनल में, हम उसको वोट दे देंगे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट दे देंगे, लेकिन हम उस नेशनल पार्टी को वोट नहीं देंगे। ऐसा देश के 65% लोग कह रहे हैं इलेक्शन में, राइट? फिर आप ये कह रहे हो कि ऑपोजिशन को कोई तवज्जो ही नहीं है। देश की पूरी जनता ने पूर्ण बहुमत से आपको चुना है, 140 करोड़ लोगों ने सरकार को चुना है, ये उसकी आवाज है। क्या बोल रहे हो यार? 140 करोड़ लोगों ने थोड़े ना चुना है आपको। उसमें से कितने सारे लोगों ने आपको नकारा है, साफ साफ कहा हम आपको नहीं चाहिए। तो ऑपोजिशन का अपना एक तवज्जो होता है, बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप ऑपोजिशन को चुप करा रहे हो, इसका मतलब आप लोगों को चुप करा रहे हो। यू आर एंटी डेमोक्रेसी, एंटी नेशनल।